हेलो दोस्तों, रिसेंटली मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक बहुत अजीब सी घटना सामने आती है। यहाँ पर 10 से ज्यादा हाथियों की मौत होती है 2 से 3 दिन के अंदर। यहाँ पर ये पूरे इवेंट में क्या होता है, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसकी लोकेशन को देखेंगे और जानेंगे क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से एक साथ यहाँ पर 10 हाथियों की मौत हुई और यहाँ पर प्रशासन क्या स्टेप्स ले रहा है इन मौतों को कम करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। इन पूरी ही बातों को जानेंगे, कवर करेंगे मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को उससे समझने की कोशिश करेंगे कि वन संपदा कितनी है भारत में, ओवरऑल भारत में कितने फॉरेस्ट एरियाज हैं, यहाँ पर क्या परसेंटेज है, कौन से स्टेट में कितना परसेंट फॉरेस्ट है। उन सारी ही बातों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और एलिफेंट प्रोटेक्शन को लिए यहाँ पर सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या कारण थे इनके मृत्यु के, उन सारी ही बातों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे इस लेक्चर में। यहाँ पर सारे ही न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक्शन लिया है यहाँ पर एलिफेंट डेथ के बांधवगढ़ जिले में, और जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। द हिंदू के आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने बताया है बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उमरिया जिले में, इसमें डेथ क्यों हो रही है, और यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में भी इस चीज को कवर किया है। जानने की बात तो यहाँ पर यह है कि पेपर मीडिया ने इसको कवर किया है, लेकिन डिजिटल मीडिया जो है इस न्यूज को कवर नहीं किया है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरी न्यूज, किन कारणों से इनकी मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है 29 से 31 अक्टूबर के बीच में 10 से ज्यादा हाथियों की मृत्यु होती है, जिसमें से 5 यहाँ पर फीमेल हाथी हैं और एक मेल हाथी है। सालगनिया विलेज जो है, यहाँ पर जो हाथियों की मृत्यु हुई है वो फंगस इन्फेक्टेड कोडो मिलेट के खाने के कारण हुई है। अब ये कोडो मिलेट क्या है, 2023 में आपने सुना होगा श्री अन्न, जिसको हमारी सरकार ने इंटरनेशनल ईयर घोषित कराया था यूनाइटेड नेशन में मिलेट्स को, जिसको प्रधानमंत्री जी द्वारा श्री अन्न की कैटेगरी में रखा। इसमें अगर फंगस लग जाती है उसको यहाँ पर हाथियों ने कंज्यूम किया और इस वजह से उनके कई सारे ऑर्गन्स यहाँ पर ऑर्गन फेलियर होता है, कई सारे ऑर्गन यहाँ पर डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर इनको रेस्क्यू करने के लिए 36 घंटे के ऑपरेशन चलाए गए मध्य प्रदेश सरकार के इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, रेंजर्स और सीनियर ऑफिशियल द्वारा 36 घंटे का ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इनको यहाँ पर बचा नहीं सके ये लोग। इस वजह से यहाँ पर राज्य सरकार ने चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को यहाँ पर सस्पेंड किया, फील्ड डायरेक्टर को सस्पेंड किया और कई सारे मुख्य अधिकारियों को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के यहाँ पर सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 ये हर 2 साल में आती है और हमारे पास जो अभी सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2021 की है। इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या वन संपदा है, कितना फॉरेस्ट एरिया है। टोटल हमारे यहाँ पर 11 नेशनल पार्क है जो कि भारत में सबसे ज्यादा है, और भारत का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो भी ग्रीन ग्रीन एरिया है ये आपको डेंस फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया आपको दिखेंगे। ये वाली जो रेंज है ये है विंध्याचल माउंटेन रेंज, जो कि गुजरात से शुरू होती है और यहाँ पर ये आपको उत्तर प्रदेश से लगते हुए देखने को मिलेगी। नीचे आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा माउंटेन रेंज, यहाँ पर आता है हमारा होशंगाबाद के पास में पचमढ़ी, और ये आपको जाते हुए देखने को मिलेगी बिहार तक। यहाँ पर ये दोनों मर्ज होती हैं। ये वाला एरिया है अशनकमार अमरकंटक, जो कि हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये मध्य प्रदेश का मोस्ट डेंस फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर ये है बालाघाट, यहाँ पर इसमें आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। टोटल हमारे जो 11 नेशनल पार्क हैं उसमें से एक नेशनल पार्क है यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिलेगी। ये है हमारा जिला उमरिया, यहाँ पर बीच में यहाँ पर आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, जहाँ पर 10 हाथियों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। ये है माधव जो कि शिवपुरी में है। पन्ना नेशनल पार्क ये पन्ना में है। वन विहार ये भोपाल का है, बहुत यूनिक है ये क्योंकि ये सिटी के बीच में बसा हुआ है। फॉसिल नेशनल पार्क ये डिंडोरी में है, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये है पचमढ़ी में, जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, जो कि नर्मदापुरम
होशंगाबाद जिले में हमको ये देखने को मिलता है। पेंच नेशनल पार्क ये है सिवनी में। यहाँ पर है कान्हा नेशनल पार्क जो कि आपको मंडला जिले में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे इंडिया के फॉरेस्ट स्टेटस के बारे में, जो कि 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या मेंशन है। फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 की, ये बताती है 24.62% फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में। यहाँ पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो हमारे समुद्र के किनारे लगने वाले जो जंगल हैं उनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आते हैं गुजरात में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर। उसके बाद आता है दूसरा जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो लीस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो हरियाणा का आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा के बाद आता है पंजाब। उसके बाद इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कौन से राज्य में वनों की जनसंख्या बढ़ी, फॉरेस्ट कवर बढ़ा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है आंध्र प्रदेश। उसके बाद परसेंटेज के हिसाब से देखें, परसेंटेज माने यहाँ पर ये जो एरिया है इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा डेंसली फॉरेस्ट लगे हुए हैं। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको मिजोरम में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप एरिया वाइज फॉरेस्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको पूरे भारत में मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। ये है उमरिया जिला, राइट साइड में, ये बीच में आपको शहडोल के बाजू में देखने को मिलेगा अगर आप मैप में कॉन्सेंट्रेट होके देखेंगे तो। और यहाँ पर जो उमरिया जिले है इसी के अंदर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जिसमें ये हाथियों का जो इशू हुआ, जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, ये हमको देखने को मिला। और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर बालाघाट जिले में है। ये सबसे यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी बॉर्डर महाराष्ट्र से और यहाँ पर इसकी बॉर्डर छत्तीसगढ़ से देखने को मिलती है। और जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट एरिया है वो आपको उज्जैन का देखने को मिलेगा, महाकाल की नगरी उज्जैन। यहाँ पर आपको ये उज्जैन लोकेशन मैप में देखने को मिलेगी। और उज्जैन के बाद आता है शाजापुर। शाजापुर उज्जैन के जस्ट बाजू में ही है, जिसमें सेकंड नंबर पे सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है। ये क्वेश्चंस एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स में पहले पूछ चुका है, इस वजह से इनको प्रॉपरली कवर करना जरूरी था। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे क्या ऐसे कारण थे जिस वजह से एलिफेंट्स की डेथ होती है कोडो मिलेट को खाने के कारण। यहाँ पर एक लीगल और रेगुलेटरी एक्शन लिया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा, जो कि पूरे भारत में फॉरेस्ट रिलेटेड कंसर्न को देखती है। और यहाँ पर आपको यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, इन सबका योगदान इस पर्टिकुलर केस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इंडिया का वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली, उसने बताया है जो फंगस इन्फेक्टेड जो कोडो मिलेट है उसको खाने के कारण यहाँ पर साइक्लोपियाजोनिक एसिड यहाँ पर एलिफेंट्स के ऑर्गन्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इसी चीज को कंफर्म किया है स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ ने, जो कि जबलपुर में स्थित है। इन्होंने भी यही बात को पुख्ता किया है। एक्यूट टॉक्सिसिटी के कारण वाइटल ऑर्गन्स यहाँ पर इन्फेक्ट हुए, जिस वजह से हाथियों की डेथ हुई। ये दोनों इंस्टीट्यूट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्या कोडो मिलेट में टॉक्सिसिटी होती है। ये जो पॉपुलर कोडो मिलेट है ये आपको देखने को मिलेगा, इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है खाने में। आप इसको बगर में खाते हैं, उपास में भी इसको ही खाते हैं। कई लोग साबूदाने की खिचड़ी नहीं खाते हैं, कोडो मिलेट को प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रिपोर्ट्स को देखना होगा जिससे आपको ये समझ में आएगा क्या कोडो मिलेट सही में जो है इसमें टॉक्सिसिटी है। इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। असल में जो कोडो मिलेट है ये एक कमर्शियल ग्रेन है, इसमें हाई प्रोटीन और फाइबर कंटेंट होता है, जिस वजह से इसको खाना काफी ज्यादा लाभदायक होता है। यहाँ पर जो मार्केट है भारत के, उसमें ये 40 से 50 रुपए किलो से लेकर 90 से 120 रुपए किलो तक भी कोडो मिलेट हमको मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन 1983 की एक स्टडी बताती है कि यहाँ पर अगर अननेसेसरी, मतलब अगर सीजन के विपरीत अगर रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो ये जो कोडो मिलेट है इसमें फंगस लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर जो साइक्लोपियाजोनिक एसिड खाने पर इसको ये एक रिस्क बन जाता है। ये चीज 1983 की एक स्टडी ने कंफर्म किया था। यहाँ पर कोडो मिलेट में खाने में रिस्क नहीं है, लेकिन अगर वो फंगस इन्फेक्टेड है तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं,
डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण कई सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे भारत में एलिफेंट्स के मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, पैसों की कमी है, यहाँ पर जो टीम्स हैं ट्रेंड टीम्स की कमी होना और यहाँ पर रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज का नहीं होना, ये चीजें हमको कॉमन तौर पे भारत में देखने को मिलती है। जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उतने फॉरेस्ट गार्ड नहीं है, उतने ऑफिशियल्स नहीं है जो इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट कवर्स को यहाँ पर प्रॉपरली मॉनिटर कर सके, कवर कर सके। ये चीजें हमको ओवरऑल चैलेंजेस के फॉर्म में एलिफेंट के मैनेजमेंट में हमको देखने को मिलती है। बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, पैसों की तंगी होना, ये चीजें आपको मोर कॉमन भारत में हर चीज में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर राज्य जो है वो सेपरेट बजट एलिफेंट मैनेजमेंट के लिए नहीं निकालते। यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट को जो है टाइगर प्रोजेक्ट के साथ मर्ज कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी ने पूछ चुका है। यहाँ पर जो फ्यूचर मेजर्स लिए जा रहे हैं उसमें सैटेलाइट कॉलर्स के थ्रू ट्रैक किया जाएगा और यहाँ पर थर्मल इमेजिंग की जाएगी ताकि एनिमल्स को लोकेट कर सकें। ट्रैप कैमरास लगाए जाएंगे ताकि इंडिविजुअल एलिफेंट्स को यहाँ पर मॉनिटर किया जाए, जिनसे इनकी जो हेल्थ है, अगर इनको कोई समस्या हो रही है उसको यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स ट्रैक करेंगे और वेटरनरी इंस्टीट्यूट वाले इनका इलाज यहाँ पर कर पाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोडो मिलेट के कारण ये पूरा इंसिडेंट होता है और यहाँ पर कोई भी पोचिंग का केस हमको देखने को नहीं मिलता। इस वजह से यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार के साथ कोलैब कर रही है मध्य प्रदेश सरकार ताकि एलिफेंट्स को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। यहाँ पर जो तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्य हैं यहाँ पर आपको कई सारे एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट्स की जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो हमको ये सीखना होगा कि किस तरह से दूसरी सरकारें इसको मैनेज कर रही हैं और यहाँ पर आने वाले समय में इनको हमको प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि ये हमारी वन संपदा है, इसको बचा के रखना हमारी ड्यूटी है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है, उसके पहले आप ये देखेंगे कि हम यहाँ पर फ्री में एमपीपीएससी की प्री की टॉपिक वाइज सीरीज को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं जैसे कि भारत का सेंसस और उसके बाद मध्य प्रदेश का सेंसस आपको दूसरे लेक्चर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है जैसे कि हमने इंडिया की रिवर्स को कवर किया, उसके बाद हम यहाँ पर एमपी की रिवर्स को कवर करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो और ओवरऑल हम यहाँ पर प्री में अच्छा स्कोर करें, क्वालिफाई करें। यहाँ पर फिर जब हम मेंस में आगे बढ़ेंगे तो सोशियोलॉजी के टोटल 50 लेक्चर्स हम यहाँ पर हमारे चैनल पे कवर कर चुके हैं जो कि पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड मेंस के हिसाब से हैं और यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।